नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम जैसे UPSSC, UPPSC, बार्क, इसरो, DRDO एवं इसी प्रकार के अन्य एग्जाम जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक मैंने अनेक विषयों क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप इसके पूर्व के वीडियोस देखना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो अभी जो मैं करा रहा हूं वो है इंटरनल कंबशन इंजन चैप्टर क्वेश्चन। तो आज का जो चैप्टर है वो है फ्यूल एमिशन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्राई फ्लू In an Orsted flue gas analyzer, ammonium cuprous chloride is used to absorb. इन्होंने कहा कि एक ऑर्सेट फ्लू गैस एनालाइजर है, इसमें अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग क्या एब्जॉर्व करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो ऑर्सेट फ्लू गैस एनालिसिस इसका प्रयोग किया जाता है जब भी हम किसी आईसी इंजन से निकलने वाला धुआं है उसमें चेक करते हैं उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। तो इसमें जो मुख्य रीजन्स यूज़ होते हैं वो होते हैं, देखिए इसमें KOH सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। KOH सॉल्यूशन ये होता है, ये एब्जॉर्व करता है CO2 गैस को। KOH सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये CO2 का गैस को एब्जॉर्व करता है। पायरोगैलल सॉल्यूशन होता है, ये ऑक्सीजन गैस को O2 को एब्जॉर्व करता है, ठीक। और क्यूप्रस क्लोराइड मिक्सचर होता है CuCl2, ये एब्जॉर्व करता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्व करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाता है, हमारा पूछा है इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि क्यूप्रस क्लोराइड क्या एब्जॉर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई फ्लू गैसेस विद अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10.4%, O2 9.6% एंड N2 80% इंडिकेट्स दैट। इन्होंने पूछा एक ड्राई फ्लू गैसेस हैं, उसमें 10.4% कार्बन डाइऑक्साइड है, 9.6% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है। तो ये क्या बताता है। ऑप्शन ए दिया है एक्सेस एयर इज यूज्ड। देखिए, अगर किसी ड्राई फ्लू का कंपोजिशन मतलब बर्निंग के बाद जो गैसेस बाहर आ रही हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका प्योर बर्निंग हो गया है। सिर्फ अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मतलब है कि उसकी प्योर बर्निंग है। अगर ऑक्सीजन भी उसमें है फ्लू गैस, तो इसका मतलब है कि एक्सेस एयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक। तो देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अगर O2 है तो इससे पता चल रहा है कि उसकी प्योर पूरी बर्निंग हो गई है, कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रह गया, मतलब एक्सेस एयर थी। और अगर O2 नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो इससे पता चल रहा है कि प्योर फुल बर्निंग हो गई है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपस्थित है, तो इसका मतलब है पूरी तरह से बर्निंग नहीं हुई है और पार्शियल बर्निंग हुई है, कुछ बार अनबर्ट रह गया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी रह गई है, मतलब कम एयर इस्तेमाल की गई थी। तो इन्होंने पूछा नंबर ए, यही आंसर हमारा सही हो जाएगी। एक्सेस एयर यूज की गई है क्योंकि इसमें O2 की मात्रा अधिक है। एयर इज इनसफिशिएंट, अगर एयर इनसफिशिएंट होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपस्थित होता, जो कि उपस्थित नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द कोल। अब देखिए ये हम लोग श्योरली नहीं कह सकते उसमें हाइड्रोजन उपस्थित है या नहीं है, ठीक। और फिर उसके बाद डी क्या है, एयर इज जस्ट सफिशिएंट। एयर इज जस्ट सफिशिएंट होती तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बचती, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स इन स्पार्क इग्निशन कंबशन। इन्होंने कहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन कंबशन मतलब SI इंजन के कंबशन में नॉक्स का फॉर्मेशन के लिए क्या जिम्मेदार है। नॉक्स मतलब होता है जैसे एक्स की यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड से संबंधित विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे NO है, N2O है या कोई भी है, तो उसका अनुपात जो होते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, उसके वो क्यों जनरेट होते हैं, उसका कारण उन्होंने पूछा है।
देखिए जो नॉर्मल कंडीशन जो नाइट्रोजन होती है वो बर्निंग में भाग नहीं लेती है या कंबशन में भाग नहीं लेती है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर हो, सिलेंडर का टेम्परेचर हाई हो जाए और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड यानी नॉक्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर अगर सिलेंडर का है तो नॉक्स फॉर्मेशन के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, वरना अगर जितना टेम्परेचर नहीं है तो जो नाइट्रोजन होती है वो कंबशन में भाग नहीं लेती है, जैसी है वैसी की वैसी बाहर चली जाती है। तो उन्होंने पूछा कि नॉक्स फॉर्मेशन का कारण क्या क्या है, तो पहले दिया इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन नॉक्स फॉर्मेशन कारण नहीं है। दूसरा दिया है हाई टेम्परेचर, तो हाँ हाई टेम्परेचर अगर है तो हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उपस्थित है तब भी हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ उपस्थित होती है तब नॉक्स फॉर्मेशन के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो कौन कौन से, 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस फ्यूल डस नॉट हैज़ डिफरेंट हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इन्होंने पूछा है कि नीचे जो दिया गया फ्यूल है उसमें कौन सा फ्यूल है जिसका हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है। तो देखिए हायर या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पहले बता देता होता क्या है। अगर हम किसी फ्यूल के पर केजी बर्निंग पे जितनी हीट जनरेट होती है वो टोटल हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी फ्यूल में हाइड्रोजन भी उपस्थित होती है तो जब हम इसको बर्निंग के लिए रखेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, H2O बना लेगी। तो ये क्या बना लेगी, जल बना लेगा। और ये जल क्या है, जब कंबसन के बाद उसको कुछ हीट चाहिए होगी जो अब तो वो कुछ हीट लेकर के वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा। तो इससे हम देख रहे हैं कि जो फ्यूल बर्निंग में जितनी हीट दे रहा है उस टोटल हीट का कुछ पार्ट इसके ऑपरेशन में चला जाएगा, तो हम लोग उस हीट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यदि किसी फ्यूल के हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से उस हीट की वैल्यू घटा दिया जाए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जल को एवापोरेट करने में चली जाती है, तो जो हीट बचती है उसको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है, LCV। ठीक, और जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब टोटल हीट जो जनरेट करेगा उसे क्या कहेंगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। तो इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किस फ्यूल में हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू सेम होगा। तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होने का कारण क्या है। उसका सीधा सीधा कारण हाइड्रोजन की उपस्थिति। अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का अलग और हायर कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू सेम होगी। तो इन्होंने पहला ऑप्शन आंसर दिया मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होगी। ईथेन भी वही हो जाएगा C2H6, तो इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए CO, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इसकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हायर कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मान सेम हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा। डी हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन तो स्वयं हाइड्रोजन उपस्थित है इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। इन्होंने पूछा है बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग किस प्रकार के फ्यूल के को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू। इन्होंने आंसर दिया है, पहला दिया है सॉलिड फ्यूल्स ओनली, बी दिया है गैसियस फ्यूल ओनली, सी दिया है सॉलिड एज वेल एज गैसियस फ्यूल, डी दिया है सॉलिड एज वेल एज गैसियस फ्यूल। देखिए अगर हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग करके क्या किसी का कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड और लिक्विड गैसेस लिक्विड का ही कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, गैसेस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बॉम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से नहीं नापा जा सकता। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीटेन नंबर ऑफ ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल यूज्ड इन इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो डीजल फ्यूल यूज़ होते हैं उनका सीटेन नंबर लगभग कितना होता है। तो इंडिया में जो डीजल फ्यूल यूज़ होता है उसका जो सीटेन नंबर होता है वो लगभग 40 से 60 होता है। तो अगर हम लोग इसका आंसर लगभग 40 से 60 हो जाता है तो इसका हम लोग आंसर बता सकते हैं। इस रेंज में कौन आ रहा है, 40 से 60 में ये बाहर हो जा रहा है, ये आ रहा है, इसको हम लोग आंसर के रूप में चूज़ कर सकते हैं।
ये थोड़ा सा 40 से 60 के बीच में आ रहा है, लेकिन हाँ बेस्ट आंसर ये हो जाएगा कि ज़्यादा नज़दीक है। ठीक, तो जो इंडिया में फ्यूल यूज़ होता है उसका C10 नंबर लगभग 40 से 60 होता है। ये याद रख लीजिए, उसी के हिसाब से अपना आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर लग रहा है मुझको यही है, क्योंकि ये सबसे अधिक नज़दीक है इसका आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस पॉल्यूटेंट्स इज मेजर कॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट गैस में निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स में निम्नलिखित में से कौन है जो फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट करता है, फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट करता है। तो देखिए, अगर हम लोग, आप ध्यान दीजिए, तो जो क्या होता है कि जिसमें से विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, सॉक्स और नॉक्स निकलते हैं। ठीक, ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये तो हानिकारक है ही है। ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मतलब जो जले नहीं, अगर लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन यूज़ किए जाते हैं फ्यूल के रूप में तो फुल्ली नहीं जल पाते हैं, तो अनबर्न्ड रह जाते हैं। और सॉक्स, अगर सल्फर भी बर्निंग में सहायता ले लेता है या फिर कम्बसन में भाग ले लेता है तो सॉक्स बनते हैं, और नाइट्रोजन भी ले लेता है तो नॉक्स बनते हैं। इन्होंने पूछा फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ से जनरेट होता है। तो देखिए, तो जो नॉक्स होता है ये सबसे यही फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट करने का कारण होता है। ठीक, तो नॉक्स जो है एक सबसे प्राइमरी कारण है फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट का। ये क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है एग्जॉस्ट गैस के साथ, और एटमॉस्फेयर में जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, जो आपका N2O है ना, NO2 जो है, ये सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके वो NO बना लेता है, फिर ऑक्सीजन बना लेता है, नवजात ऑक्सीजन बना लेता है। ठीक, तो और ये जो नवजात ऑक्सीजन है, मतलब नवजात ऑक्सीजन समझते हैं, नवजात ऑक्सीजन मतलब होता है सिर्फ O। अगर हम नॉर्मली हर जगह लिखते हैं तो वहाँ O2 लिखते हैं। ठीक, लेकिन जब क्या होता है, अभिक्रिया इस प्रकार से हो कि तुरंत वो ऑक्सीजन निकल करके दूसरी जगह पे अभिक्रिया कर लेगी, तो उसे वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन O लिखा जाता है, तो उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो जब हम लोग NO2 होता है, तो NO2 जैसे सूर्य का प्रकाश पाता है तो NO प्लस उसका एक ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके O2 से अभिक्रिया करके O3 बना लेता, ओजोन बना लेता है। ठीक, तो ये ओजोन देखिए, ये कहा जब तक आसमान में है, जब तक स्ट्रेटोस्फियर में है, तब तक तो एक लेयर के रूप में काम करती है और आसमान से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस को से हमारी रक्षा करती है। लेकिन जैसे अगर नीचे आ जाए और हम लोग के वायुमंडल जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये ओजोन खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वायुमंडल में ओजोन नहीं चाहिए, हम लोग चाहे स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन रहे, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत पर है, लेकिन नीचे वायुमंडल में हम लोग सांस, जहाँ हम लोग सांस ले रहे हैं वहाँ ओजोन ना हो, तो वहाँ ये ओजोन खतरनाक हो जाती है। तो यही जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कहलाती फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक, तो इसके कारण, ठीक, ये ओजोन जो होता है, ये जो हम जानते हैं ओजोन क्या करती है, किसी भी स्थान का अगर में ब्लीचिंग एक्शन पाया जाता है, मतलब जिससे भी अभिक्रिया करती है उससे का रंग उड़ा देती है, इसी को फोटोकेमिकल इफेक्ट कहा जाता है। फोटोकेमिकल इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का रंग उड़ा देना। ठीक, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक, जिससे जो फेशियल कराया जाता है, जिसके कारण रंग हल्का हो जाता है, उसमें ओजोन पाई जाती है। तो ओजोन की विशेषता होती है कि वो चीज़ के संपर्क में उसका रंग उड़ा देती है, उसे उसका ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोटो वर्ण मतलब होता है जो विप्रकाश से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, केमिकल जो उसके अभिक्रियाओं से संबंधित होता है। तो जो NO2 है वो नवजात ऑक्सीजन को जन्म देता है। नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, ये जन्म देता है ओजोन को, और ओजोन क्या है, जिसके वस्तु के पास पड़ती है उसका रंग उड़ा देती थी। ये क्या है, फोटोकेमिकल इफेक्ट पूरा हो गया। तो फोटोकेमिकल इफेक्ट का कारण क्या हुआ, नॉक्स फोटोकेमिकल इफेक्ट का कारण हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट द ब्रेक पावर ऑफ डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इन्होंने कहा है कि अगर हम लोग बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखें, तो इस बाकी पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हुए ब्रेक पावर, डीजल इंजन के ब्रेक पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो इन्होंने देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इनटेक एयर, दूसरा दिया है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर,
सी दिया है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर और डी दिया है डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। देखिएगा हम ब्रेक पावर पहले बात होता क्या, दो पावर होते हैं, एक इंडिकेटेड पावर होती है, इंडिकेटेड पावर, और दूसरी क्या होती है, ब्रेक पावर होती है। देखो दोनों में पहले अंतर जान जाइए क्या होता है। देखिए जब फ्यूल की बर्निंग सिलेंडर के भीतर होती है तो उस बर्निंग के कारण जो पावर जनरेट होती है, जो इंजन को, जो पिस्टन को पुश कर रही होती है, वो इंडिकेटेड पावर होती है। मतलब इंडिकेटेड पावर वो पावर है जिस पिस्टन और सिलेंडर के मध्य, मतलब सिलेंडर के भीतर जनरेट होती है, ठीक, तो उसे कहते हैं इंडिकेटेड पावर कहते हैं। और ब्रेक पावर होती है, ब्रेक पावर वो होती है जो हमको क्रैंक शाफ्ट पे प्राप्त होती है। तो क्रैंक शाफ्ट पे प्राप्त पावर क्या होती है, ब्रेक पावर होती है, ठीक। तो जो इंडिकेटेड पावर है वो जब तक जो पिस्टन के फ्रिक्शन या फिर अन्य प्रकार के फ्रिक्शन उन सभी को के कारण कुछ कम हो जाती है, तो ब्रेक पावर की वैल्यू हमेशा इंडिकेटेड पावर से कम होती है, ठीक। तो जो ब्रेक पावर, जो मतलब जो इंडिकेटेड पावर है और ब्रेक पावर का अंतर होता है, यही क्या हो जाता है, फ्रिक्शन पावर हो जाता है, ठीक। तो मतलब अगर हम लोग जो इंडिकेटेड पावर है वो कुछ फ्रिक्शन में लॉस हो गई तो हमको जो क्रैंक शाफ्ट पावर प्राप्त हुई, कम पावर प्राप्त हुई, तो उन दोनों का जो अंतर रह जाता है उसी को फ्रिक्शन पावर कहते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जो इन दोनों का अंतर है उसका कारण क्या है, जो विभिन्न प्रकार के भिन्न फ्रिक्शन आया तो उसको कहा जाता है फ्रिक्शन पावर कहा जाता है। और इसी को मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, ठीक। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला फार्मूला याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ब्रेक पावर दिया होता है, इंडिकेटर पावर दिया तो मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछा होता है, या इसी प्रकार के अन्य कई प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो एक फार्मूला ये याद रख लीजिए, दूसरा फार्मूला ये याद रख लीजिए कि इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इक्वल टू फ्रिक्शनल पावर, ठीक। तो हो सकता है एग्जाम में आपको फ्रिक्शनल पावर दे दिया, ब्रेक पावर दे दिया, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछा जाए, ठीक। तो उस ये सभी को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है डिक्रीजिंग द, हम देखो अगर हमको किसी भी डीजल इंजन की एफिशिएंसी हो या डीजल इंजन की क्या है ब्रेक पावर बढ़ानी है कोई, या इंडिकेटर, तो इंडिकेटेड पावर बढ़ाइए, इंडिकेटेड पावर बढ़ेगी तो ब्रेक पावर भी बढ़ जाएगी। तो देखिए उसके लिए हमको क्या कहते हैं, अधिक से अधिक चार्ज चाहिए, मतलब उसके भीतर जो एयर जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीजिंग द डेंसिटी इन एयर, इनटेक एयर। तो अगर डिक्रीजिंग इनटेक एयर की डेंसिटी कम कर देंगे तो उसके भीतर जाने वाले एयर का मास कम हो जाएगा, तो ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर कम हो जाएगी। तो इंडिकेटेड पावर कम है तो ब्रेक पावर भी कम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं, क्योंकि डेंसिटी हम लोग को कम नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर। अगर हम लोग इनटेक एयर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो नॉकिंग के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तीसरा दिया है इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर। इनटेक एयर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो हम जानते हैं कि इनटेक एयर का प्रेशर बढ़ा देंगे तो अधिक मात्रा में गैस उसके भीतर प्रवेश कर सकेगी, अधिक मात्रा में एयर प्रवेश कर सकेगी, जिससे अधिक मात्रा में इंडिकेटेड पावर हमको प्राप्त होगी। तो ये इसका आंसर है। और ये जो हम लोग सुपर चार्जिंग करते हैं वो इसमें यही करते हैं, हम लोग जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं ताकि अधिक मात्रा में एयर उसके भीतर उसके भीतर जा सके, उसके भीतर बैठ सके, तो अब क्या हमको पावर अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर है। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है सुपर चार्जिंग कहलाता है। ये मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि सुपर चार्जिंग क्या होता है, ठीक। तो डीजल इंजन में हम लोग सुपर चार्जिंग के द्वारा ब्रेक पावर को बढ़ा सकते हैं। चौथा डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 3 गिवन एक्वेसिस टाइप ऑफ आईसी इंजन इज। इन्होंने कहा है कि ब्रेक थर्मल, मतलब दिया है कि नीचे तीन इंजन दिए हुए हैं, उनका सीक्वेंस में रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर उनके ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के क्रम में रखना है, ठीक। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बता देते हैं आपको ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होता है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय, ठीक। देखिए ब्रेक पावर क्या है, मतलब जितना मतलब पर सेकंड जनरेट है, उसके बाद फ्यूल, ठीक, एनर्जी जनरेटेड बाय फ्यूल, ठीक। तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि हमको जो ब्रेक पावर प्राप्त हो रही है और उस ब्रेक पावर के लिए जैसे हम पर सेकंड निकाल रहे होते हैं तो किलोवाट में आ जाएगी,
तो उसी प्रकार पर सेकंड कितना फ्यूल बर्न हो रहा है, जिससे उसकी कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उन दोनों का जो अनुपात होता है उसको ब्रेक पावर एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है। और अगर यही ब्रेक इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछा जाता तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाता है, ये हो जाता है इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी जनरेटेड बाय द फ्यूल। ठीक, तो उसी समय में कितना एनर्जी जनरेट का, फ्यूल कितना जनरेट का, तो कहा जाता है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का ये दोनों फार्मूला हो जाता है। तो उन्होंने पूछा है नीचे जो दिए हैं, नीचे इंजन दिए हुए हैं, इन इंजन को उनके ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब सबसे पहले उसको रखना है जिसकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी। तो देखिए इसको अगर हम लोग क्रम से देखें तो सबसे पहले देखें 4 स्ट्रोक इंजन CI इंजन, फिर 4 स्ट्रोक SI इंजन, फिर 2 स्ट्रोक SI इंजन दिया है। तो देखिए, तो देखो जो सबसे अधिक जो अगर हम लोग क्रम देखें तो क्या है कि जो 4 स्ट्रोक CI इंजन होगा उसकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी। उसके बाद 4 स्ट्रोक SI इंजन की ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होगी, फिर उसके बाद 2 स्ट्रोक CI इंजन की होगी, फिर 2 स्ट्रोक SI इंजन की होगी। तो ये क्रम होगा उनके ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का, मतलब पहले 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, फिर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फिर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, फिर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसी क्रम में देख लेते हैं। तो देखिए पहला इन्होंने कहा है कि 4 स्ट्रोक CI इंजन, हाँ तो ये हो सकता है। दूसरा दिया है 4 स्ट्रोक SI इंजन और 2 स्ट्रोक SI इंजन, तो हाँ ये इसका आंसर हो जा सकता है क्योंकि बीच में एक गायब किए हैं और बाकी का क्रम तो सही है। इसमें फिर दिया है 4 स्ट्रोक SI इंजन पहले लिख दिया है, CI इंजन बाद में लिख दिया है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है CI इंजन दिया है, फिर SI इंजन दिया है, फिर 4 स्ट्रोक SI इंजन दोबारा इन्होंने लिख दिया है। देखिए 4 स्ट्रोक SI इंजन, फिर 4 स्ट्रोक SI इंजन, तो ये तो क्रम ही वो गड़बड़ हो गया ना। दिया है 2 स्ट्रोक SI इंजन, पहले इन्होंने 2 स्ट्रोक लिख दिया, फिर 2 स्ट्रोक SI इंजन, फिर दोबारा लिख दिया। ठीक, तो ये भी इसका गलत हो गया इनका। ठीक, तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो गया A, 4 स्ट्रोक CI इंजन, 4 स्ट्रोक SI इंजन, फिर 2 स्ट्रोक SI इंजन। बीच का 2 स्ट्रोक CI इंजन गायब है, तो लेकिन बाकी जो दिया उसका क्रम तो सही ही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि which of the following engines will have heavier flywheel than the remaining ones। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कि which of the following engine will have heavier flywheel, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में इन्होंने पूछा है कि किसका फ्लाईव्हील सबसे हैवी होगा। तो देखिए जो 2 स्ट्रोक इंजन, देखिए पहले समझ लीजिए कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में किसका फ्लाईव्हील क्या है, हैवी होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि देखो 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सिर्फ 2 स्ट्रोक में सारे मतलब सारे स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 4 प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो इसके लिए सिर्फ 2 स्ट्रोक होता है। तो इसमें क्या है, हम ऐसा मान सकते हैं कि एक लगभग हमको आधे स्ट्रोक में मिल रही होती पावर, बाकी ओवरलैप्ड होते हैं, तो हम लोग लगभग एक स्ट्रोक पूरा कंप्लीट हो जाता है उसमें। और जब 4 स्ट्रोक साइकिल जो होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं और सिर्फ हमको एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी तीनों में हमको देनी पड़ती है। इसीलिए जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है उतना अधिक यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें इसीलिए क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसमें हैवी फ्लाईव्हील लगाया जाता है और जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें लाइटर फ्लाईव्हील, मतलब छोटा फ्लाईव्हील लगाने की ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से हम लोग आंसर पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहले दिया है 14 HP 1500 RPM पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, फिर 40 HP, मतलब ये दो सभी में सेम है, ये 750 RPM 750 RPM है, ये सब बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। देखिए इसमें 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो अगर इन दोनों में चूज करना होता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर ये होता। अब उसके बाद तीसरा उन्होंने चारों में से पूछा है जिसमें कम से सबसे हैवी फ्लाईव्हील लगेगा। ठीक, तो देखिए सबसे हैवी फ्लाईव्हील
अगर इन दोनों में चूज करना हो तो ये 4 स्ट्रोक है, तो 4 इन दोनों में से 4 स्ट्रोक, तो अभी हमारा आंसर ए हो जाता। लेकिन अगर हम सी को भी कंसिडर करें तो ये 2 स्ट्रोक है, तो अभी भी हमारा आंसर ए बना रहेगा। फिर डी देखते हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 750 आरपीएम। तो देखिए अब इन दोनों, क्योंकि देखिए ये दोनों तो ए से कम है, तो अब ये ए आंसर हो सकता था, लेकिन अब डी भी कंसिडर अगर करें तो डी अगर कंसिडर करें तो आप पाएंगे, देखिए ये डीजल इंजन है, ठीक, तो और ये क्या है, पेट्रोल इंजन। तो अगर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की बात करें तो जो डीजल इंजन होते हैं वो ज़्यादा बल्की होते हैं, ठीक, तो इसीलिए उनमें पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक हैवी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें स्पीड 150 आरपी 1500 आरपीएम, इसमें क्या है 750 आरपीएम है, ठीक, तो जो स्लो स्पीड पे चलते हैं उनको भी हैवियर फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि चारों में से चूज करना है, तो पहले हमने इन दोनों में से चूज किया तो ए आंसर आया, फिर इसको मतलब ये रिजेक्ट हो गया, फिर इन तीनों में से चूज किया तो तब भी ये आया, लेकिन जब चारों में से चूज किया तो हमारा आंसर डी हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी के रूप में पूछा है इन्होंने, ठीक, तो देखिए क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन ऑफ आईसी इंजन, आईसी इंजन परफॉर्मेंस नापने के लिए लिस्ट 1 में पैरामीटर दिए हैं और लिस्ट 2 में इक्विवेलेंट फॉर मेजरमेंट, उसको किस चीज़ से मेजर करेंगे वो दिया है, ठीक, तो फिर पूछा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, सही का आंसर को हमको चूज करना है, ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहला दिया है इन्होंने ब्रेक पावर या ब्रेक हार्स पावर, BHP लिखा, मतलब ब्रेक हार्स पावर, ठीक, तो देखिए ब्रेक हार्स पावर के लिए क्या होता है, उसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक डायनोमोमीटर यूज़ करते हैं। देखिए क्या ऑप्शन क्या क्या दिया है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, हाइड्रोलिक डायनोमोमीटर और फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। तो ब्रेक पावर नापने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक डायनोमोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3, तो ए के लिए 3 किसमें दिया, सी और ए में दिया, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ बी दिया है, बी क्या है, इंजन स्पीड, तो इंजन स्पीड को नापने के लिए देखिए टैकोमीटर यूज़ किया जाता है, टैकोमीटर से हम लोग किसी भी चीज़ की रोटेशनल स्पीड नापते हैं। तो इंजन स्पीड बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 2, तो B2 किस में दिया, B2 दिया हुआ सी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब 30 बाकी मिला लेते, तो सी के लिए 1 दिया, सी दिया है, सी क्या है अपना कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्लूइड, तो हम जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू किससे नापी जाती है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापी जाती है। फिर जो दिया है डी के लिए 4 दिया है, एग्जॉस्ट एमिशन किससे नापा जाता है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर से नापा जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है इन वेरिएबल स्पीड ऑफ एसआई इंजन द मैक्सिमम टॉर्क ऑक्योर्स एट द मैक्सिमम। इन्होंने पूछा है कि वेरिएबल स्पीड एसआई इंजन है, मतलब पेट्रोल इंजन है, उसमें मैक्सिमम टार्क कब जनरेट होता है, मैक्सिमम टार्क जनरेट होता है कब, जब मैक्सिमम क्या चीज़ हो। तो देखिए इन्होंने 4 दिया है कि ए स्पीड, बी ब्रेक पावर, सी इंडिकेटेड पावर और डी क्या दिया है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो देखिए जो मैक्सिमम टार्क कब जनरेट होगा, देखिए हम जानते हैं कि जो ब्रेक पावर होता है, ब्रेक पावर का फार्मूला निकालें तो वो होता है 2πnt/60 होता है, ठीक, ब्रेक पावर का फार्मूला होता है। यहाँ पे एन क्या है, आरपीएम है, और टी क्या है, टार्क है। तो उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम टार्क कब जनरेट होगा, तो मैक्सिमम टार्क तब जनरेट होगा अगर हम लोग देखें कि टी की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, तो कि अगर हम लोग एन, ठीक, तो यहाँ पे ये तो इतना तो कांस्टेंट है, तो टार्क यहाँ इस तरफ ले आए, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय एन, मतलब आरपीएम को। तो मैक्सिमम टार्क तब जनरेट हो जब ब्रेक पावर ज़्यादा मैक्सिमम हो और क्या हो, ये मिनिमम हो, ये आरपीएम मिनिमम हो, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए कि उन्होंने कहा मैक्सिमम कब होगा, जब वेरिएबल स्पीड इंजन है तो मैक्सिमम टार्क कब जनरेट होगा, तो मैक्सिमम टार्क जनरेट होगा जब ब्रेक पावर मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम जब ब्रेक पावर मैक्सिमम हो, स्पीड क्या हो, मिनिमम होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। इंडिकेटेड पावर, देखिए इंडिकेटेड पावर तो देखिए क्या होता है, वो उसके अंदर जनरेट होती है, तो बाकी जो फिक्शन पावर में कुछ लॉस हो जाता है, तो हमारे देखिए जो फाइनल हमारे लिए यूज़फुल की होती है वो ब्रेक पावर ही होती है, क्योंकि इंडिकेटेड पावर सिलेंडर के अंदर कितनी जनरेट होती है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाती है, ब्रेक पावर ही हमारे लिए यूज़फुल हो जाती है। मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बी ब्रेक पावर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है
फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इज। इन्होंने कहा है कि सेम मैक्सिमम पावर और हीट जनरेशन के हीट इनपुट के लिए द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल इज। तो इस कंडीशन में सबसे देखिए, अगर हम लोग अलग अलग कंडीशन दें और अलग अलग कंडीशन में कंपेयर करते हैं अलग अलग साइकिल को, तो उनके उनके जो आंसर आते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको सारे का आंसर बता देता हूँ। सबसे अच्छा, यदि कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन सेम है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो मतलब R सेम है और साथ में हीट एडिशन भी सेम है, हीट एडिशन भी सेम है, तो इस कंडीशन में जो ऑटो साइकिल होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, फिर फिर उसके बाद डुअल साइकिल की होगी, फिर डीजल साइकिल की होगी। ठीक, ये कब के कंडीशन के लिए है? जब सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट एडिशन है। ठीक, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन दिया जाए कि कंप्रेशन रेशियो सेम है और हीट रिजेक्शन सेम है, अभी हमने जो लिया था हीट एडिशन लिया था, अगर हीट रिजेक्शन सेम है मतलब सेम कंप्रेशन रेशियो हीट रिजेक्शन की कंडीशन में, तब भी क्या होगा? ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे अधिक होगी, फिर उसके बाद डुअल की होगी और सबसे कम डीजल साइकिल की होगी। ठीक, लेकिन अगर बात करें कि सेम मैक्सिमम टेम्परेचर, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है, सेम मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन और हीट रिजेक्शन और इनपुट या हीट इनपुट दोनों सेम है इन दोनों कंडीशन के लिए, मतलब अगर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर और सेम हीट रिजेक्शन है या फिर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर या सेम हीट इनपुट है, तो इस कंडीशन में जो डीजल साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद डुअल साइकिल की होती है, उसके बाद ऑटो साइकिल की होती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें क्या पूछा गया? इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मोस्ट एफिशिएंसी साइकिल इज, तब इस कंडीशन में भी जो मोस्ट एफिशिएंट साइकिल होता है वो डीजल साइकिल ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल साइकिल। अगला ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए वेल डिजाइंड एसआई इंजन इज इन द रेंज ऑफ। इन्होंने कहा है एक बहुत वेल डिजाइंड जो एसआई इंजन होता है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखिए, जो एसआई इंजन होते हैं वेल डिजाइन, उसकी जो उसकी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो लगभग 80 से 85 की होती है। एसआई इंजन की अगर हम लोग बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, तो जो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो लगभग 80 से 85% होती है, जबकि जो सीआई इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उनकी 85 से लेके 90 के बीच में होती है। तो ये हो जाती है। तो इसमें पूछा कि इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ बेल्ट जाए एसआई इंजन के लिए पूछा है, तो एसआई इंजन के लिए मैंने क्या होता है 80 से 85 के बीच में होता है। तो इसमें से जो हमको आंसर चूज़ करना है वो हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं? जो उसके सबसे अधिक नज़दीक है उस रेंज के, तो उसकी सबसे अधिक रेंज इसमें सबसे अधिक नज़दीक कौन सा आंसर है? सबसे अधिक नज़दीक आंसर आपका डी है, 70 से 90। ठीक, लेकिन एक्चुअल में 80 से 85 ही होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग एग्जैक्टली उसको नहीं कह सकते, जो आंसर दिया उसमें से हमको चूज़ करना है, तो 70 से 90 हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है इन इंजन प्रोड्यूसर्स 10 किलोवाट ब्रेक पावर। एक इंजन जो है जो 10 किलोवाट ब्रेक पावर जनरेट करता है वाइल वर्किंग अ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 30%। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या दिया इन्होंने? 30% दिया है। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल यूज्ड इज 40,000 किलो जूल पर केजी, देन व्हाट इज द फ्यूल कंजप्शन। इन्होंने पूछा है कि जब अगर फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू दिया है 40,000 किलो जूल पर केजी दी है, व्हाट इज द फ्यूल कंजप्शन कितना होगा। तो देखिए देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ आपको ब्रेक पावर दिया हुआ है कितना? 10 किलोवाट दिया है। ठीक, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कौन सी? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी दिया है, वो कितना दिया? 30% दिया है। ठीक, और उन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू CV की वैल्यू दे रखी है, वो इक्वल टू कितना? 40,000 किलो जूल पर केजी। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती है कि ब्रेक पावर कितनी है डिवाइडेड बाय फ्यूल के बर्निंग से कितनी एनर्जी जनरेट होती है, तो वही हो जाएगी। तो अभी फ्यूल के बर्निंग से कितनी एनर्जी जनरेट होगी? जितना फ्यूल बर्न हो रहा होगा 7 में इंटू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, तो हो जाएगा M इंटू CV।
ठीक। ये हो जाए CV क्या होता है, CV होता है पर केजी ऑफ फ्यूल बर्निंग से कितनी हीट जनरेट हो रही है वो इनटू मास जितना उसका फ्यूल बर्न हो रहा होगा, तो उससे पूछ लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी दी है 30%, मतलब 0.3 हो जाएगा। इक्वल टू ब्रेक पावर कितना दिया है 10 किलोवाट दिया है, और हम जानते हैं मास ऑफ फ्यूल बर्न M इंटू CV की वैल्यू कितनी दी है 40,000 दी है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी इसको करेंगे तो हो जाएगी 36, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 12,000। ठीक, इसको यहाँ नीचे ले आएंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। अभी देखिए इसमें जो ये आंसर आएगा ये आपका कि ब्रेक पावर किस में किलोवाट में है, जब ये किलोवाट में तो आंसर आपका किस में आएगा, आंसर आपका आएगा किलोग्राम पर सेकंड के रूप में आएगा। तो इसको किस में बदल लेंगे, इसको बदल लेंगे आप किलोग्राम पर आवर में, क्योंकि आंसर किस में दिए किलोग्राम पर आवर में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 किलोग्राम पर आवर आ जाएगा आंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 किलोग्राम पर आवर, 3 kg पर आवर। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि क्योंकि किलोवाट में दिया हुआ है, इसमें जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा किलोग्राम पर सेकंड में आएगा, तो उसको किलोग्राम पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फॉर द सेम इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल मीन स्पीड एंड परमिसिबल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लाई व्हील रिक्वायर्ड फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन इन कंपैरिजन टू ए सिंगल सिलेंडर इंजन। ठीक, तो देखिए इन्होंने पूछा है कि अगर इंडिकेटेड पावर सेम है, मीन स्पीड भी सेम है और परमिसिबल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी सेम है, तो इस कंडीशन में कि जो 4 स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर इंजन होगा, मल्टी सिलेंडर इंजन और सिंगल सिलेंडर इंजन, इसमें से सिंगल सिलेंडर कंपैरिजन में मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए जो फ्यूल हो मतलब जो फ्लाई व्हील होगा उसका साइज़ कैसा होगा। देखिए जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनके जो साइकिल चलते हैं, तो अगर पहले सिलेंडर में एक्सपेंशन हो रहा होगा तो दूसरे में कोई और प्रोसेस सक्शन चल रहा होगा या फिर कंप्रेशन चल रहा होगा। इस प्रकार अगले में क्या एग्जॉस्ट चल रहा होगा, अगले में क्या है सक्शन चल रहा होगा। तो कभी भी चारों जितने सिलेंडर हैं सबके सब में सिलेंडर में एक ही प्रोसेस नहीं हो रहा था, अलग अलग प्रोसेस हो रहा होता है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस हमें अलग अलग समय पर हो रहा होता है, तो उससे जो हमको एनर्जी मिल रही होती है अलग अलग समय पे मिल रही होती है। तो अलग अलग समय पे मिल रही होती है तो इनमें क्या है मतलब एनर्जी की जो उपलब्धता है वो लगातार बनी रहती है। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो ज़्यादा स्मूथ होता है। तो जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं इसलिए उसमें जो फ्लाई व्हील होता है वो छोटा होता है, जबकि सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है बड़ी होती है। तो इन्होंने पूछा कि मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो मल्टी सिलेंडर इंजन का जो फ्लाई व्हील होगा वो क्या होगा 1 सिलेंडर इंजन के पीछे छोटा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका स्मॉलर हो जाएगा। बाकी आंसर दिए हैं बिगर, सेम, डिपेंड्स ऑन थर्मल एफिशिएंसी इन द इंजन, ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मल्टी देख तो क्या सबसे क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले याद रखना मल्टी सिलेंडर इंजन का फ्लाई व्हील छोटा होता है, सिंगल सिलेंडर इंजन का फ्लाई व्हील बड़ा होता है, 4 स्ट्रोक इंजन का फ्लाई व्हील बड़ा होता है, 2 स्ट्रोक इंजन का फ्लाई व्हील छोटा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला पूछा इन्होंने कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CI इंजन। CI इंजन के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर हमको कंसिडर करना है। फिर कुछ है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला देखिए कि दिया है CI इंजन नॉक कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। हाँ, तो पहला कथन सही है। मैंने आपको बताया था कंप्रेशन रेशियो जितना बढ़ता जाएगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन CI इंजन का नॉकिंग उतना ही कम होता जाएगा। तो ये कथन सही है। जबकि पेट्रोल इंजन का इसका अपोजिट होता है। पेट्रोल इंजन या SI इंजन में जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे नॉकिंग भी बढ़ता जाएगा। दूसरा दिया है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ CI इंजन इज लोअर रिलेटिव टू SI इंजन। ये गलत है।
जो CI इंजन होते हैं यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, उनकी थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन यानी SI इंजन से अधिक होती है। इसीलिए क्या होता है, आपने देखा हो जो डीजल इंजन होते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक हैं, इन सभी में डीजल इंजन लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी थर्मल एफिशिएंसी अधिक होती है, फ्यूल इकोनॉमी भी अधिक होती है। लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनमें पेट्रोल इंजन लगाया जाता है क्योंकि उनकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है और साथ में इनका क्या है कि इनकी फ्यूल इकोनॉमी भी कम होती है, लेकिन इनकी क्या है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। SI इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, इसीलिए छोटी गाड़ियाँ जो घरों में प्रयोग की जा रही होती हैं उनमें मोस्टली SI इंजन ही लगाया जाता है। तीसरा दिया है CI इंजन है से हायर स्पेसिफिक आउटपुट रिलेटिव टू SI इंजन। जो इन्होंने कहा है CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उसका स्पेसिफिक आउटपुट अधिक होता है CI इंजन के मात्रा में नहीं। CI इंजन जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, इसलिए उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होते हैं, अधिक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनको क्या है, उनको हायर इसका स्पेसिफिक आउटपुट भी कम होता है। ये भी कथन गलत है। चौथा दिया है CI इंजन यूज लीनियर मिक्सचर रिलेटिव टू SI इंजन। ये सही है कि जो CI इंजन होता है उसका जो मिक्सचर यूज़ किया था वो लीनियर होता है एज कम्पेयर टू SI इंजन, ठीक। तो इसीलिए उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी होती है, इसीलिए CI इंजन की फ्यूल इकोनॉमी होती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या, पहला और चौथा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 4, तो आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम इज। इन्होंने पूछा इंजन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो देखिए इन्होंने पूछा है कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो देखिए थर्मोस्टेट क्या होता है, थर्मोस्टेट कब भी होते हैं तो फिर वो टेम्परेचर लिमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्मोस्टेट किस लिए यूज होते हैं तो टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हमने रेफ्रिजरेटर में आपने देखा कि उसका कंप्रेसर कंटिन्यूसली नहीं चलता रहता है क्योंकि उसका एवापोरेटर भी एक टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमको फ्रिज का टेम्परेचर चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस और ये लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होना चाहिए, तो हमेशा इसकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है। तो जैसे अगर आपका एवापोरेटर कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है तो टेम्परेचर घटने लगता है और घटते घटते जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाता है करके जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है आपके फ्रिज का टेम्परेचर, कंप्रेसर बंद हो जाता है। और जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो फिर तब तक वो धीरे धीरे क्या है उसके अंदर फ्रिज के आसपास से आने वाली हीट लीकेज का उसका टेम्परेचर फिर बढ़ते चला जाता है। जब तो बढ़ते उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो फिर कंप्रेसर चालू हो जाता है और फिर उस टेम्परेचर को घटा करके 4 तक लाने का प्रयास करता है। जैसे 4 पे लाता है फिर वो रुक जाता है, फिर वो बैठा रहता है आराम से, फिर वो जैसे जैसे बढ़ते टेम्परेचर उसका 5 डिग्री सेल्सियस होता है तो जैसे 5 पहुंचता है फिर चालू हो जाता है। तो इस प्रकार वो इस रेंज को मेंटेन करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जो हम लोग का जो कूलिंग सिस्टम होता है, जो भी हम लोग का कूलिंग सिस्टम होगा इंजन कूल करने के लिए, तो उसमें भी एक थर्मोस्टेट लगा रहता है। तो उसमें भी उसका एक टेम्परेचर लिमिट सेट होती है कि जब तक टेम्परेचर इससे अधिक नहीं होगा तब तक वो इंजन की कूलिंग नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि हम लोग सेट कर दिए कि इंजन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से जब अगर अधिक हो रहा है तब कूलिंग होगी, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँचते तो 45 मिनिमम जो लाना है 40 तक ही लाना है, उससे कम नहीं लाना है। तो मतलब इंजन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग चाह रहे हैं 45 हो, मिनिमम टेम्परेचर 40 हो, ठीक। तो देखिए जब शुरुआत करते हैं हम लोग इंजन को जिसे हम कोल्ड स्टार्टिंग कहते हैं, तो उस वक्त इंजन एकदम ठंडा होता है। अगर उस समय वाटर की लगातार कूलिंग करता रहेगा तो क्या होगा, इंजन कभी वार्म ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थर्मोस्टेट क्या करता है क्योंकि उस टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं पहुंचा है मान लीजिए, तो उस वक्त तो वो वाटर की सप्लाई नहीं करेगी तो इंजन गर्म होकर के आसानी से वार्म अप हो जाएगा। जैसे उसका टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंचेगा कूलिंग स्टार्ट करके उसके टेम्परेचर को 40 डिग्री तक ले आएगा। फिर जब 40 डिग्री हो जाएगा तो फिर वो थर्मोस्टेट क्या है वाटर को कट ऑफ कर देगा और फिर इंजन को गर्म होने देगा। फिर जब इंजन का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो फिर वो वाटर की सप्लाई करके फिर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री तक ले आएगा। तो वो सिर्फ 40 डिग्री तक ही लाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इंजन बंद कर दें तो फिर वो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, इंजन रुक जाए तब भी बंद हो जाएगी। और वो तब तक जब तक 45 और 40 के बीच में उसका टेम्परेचर है तो वही उसी को मेंटेन करता रहता है, ठीक। तो जिस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग चूज कर लेते हैं। तो प्रिवेंट द कूलेंट फ्रॉम बॉइलिंग, तो थर्मोस्टेट बॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए नहीं लगाया जा सकता।
अलाउ द इंजन टू वार्म अप क्विकली, हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। ये क्या करता है, शुरुआत में इंजन को वार्म अप करने के लिए मदद करता है, क्योंकि उस वक्त ये वाटर की सप्लाई को नहीं होने देता है। तीसरा देखिए, प्रेशराइज द सिस्टम टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो इसका काम है ही नहीं। इंडिकेट द ड्राइवर टू कूलेंट टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए थर्मोमीटर लगाया जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इज 80%। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितने 80% दिया है। इफ द फ्रिक्शनल पावर इज एस्टिमेटेड 25 किलोवाट, द इंडिकेटेड पावर विल बी। देखिए हमने अभी आपको बताया था कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर होती है। हमको ये इंडिकेटेड पावर ही निकालनी है। तो देखिए, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया है फ्रिक्शन पावर 25 किलोवाट दे रखा है। तो देखिए यह हो जाएगा मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ब्रेक पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रेक पावर को हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर लिख सकते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इन्होंने दे रखी है 80%। तो ये हो जाएगा 0.8 इक्वल टू इंडिकेटेड पावर हमको निकालनी है माइनस फ्रिक्शनल पावर 25 किलोवाट इन्होंने दे रखी है, डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ये हो जाएगा हमारा, बन गया। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो इंडिकेटेड पावर की वैल्यू आईपी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी लगभग 125 किलोवाट। इसका आंसर हो जाएगा 125 किलोवाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर, इसमें बस हमने 2 फार्मूले यूज़ किए। पहला फार्मूला कि मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। और दूसरा फार्मूला क्या यूज़ किया, इंडिकेटेड पावर बराबर क्या होता है, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर, या फिर कह सकते हैं ब्रेक पावर बराबर क्या होता है, इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन ऑपरेटिंग 80% ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी, फिर से दिया है, एंड डेवलप्स ब्रेक पावर ऑफ 60 किलोवाट, 60 किलोवाट ब्रेक पावर प्रोड्यूस करता है। द इंडिकेटेड पावर एंड द लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल रेस्पेक्टिवली आर। दोनों ने पूछा इंडिकेटेड पावर कितनी होती है, फ्रिक्शनल पावर कितनी है, ये दोनों इन्होंने पूछा है। तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर होती है ना। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी दिया है, 0.8 दिया है। ब्रेक पावर कितना मैकेनिकल है, ब्रेक पावर कितना दिया है, 60 दिया है, अपॉन इंडिकेटेड पावर हमको निकालनी है। तो इंडिकेटेड पावर बराबर कितना हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर हो जाएगा 60/0.8। तो सॉल्व कर देंगे तो इंडिकेटेड पावर कितनी हो जाएगी, 75 किलोवाट, ठीक। और फ्रिक्शन पावर कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं फ्रिक्शन पावर क्या हो जाती है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर कितना है 75, ठीक, और माइनस ब्रेक पावर कितनी है अपनी 60। तो 60 में 75 में 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15 किलोवाट। तो फ्रिक्शन पावर 15 किलोवाट। तो आईपी क्या है 75 और 15। तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, हमारे यहाँ 75 15 कहाँ है, डी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग रीजंस आर मेंशन्ड व्हाइल रिकमेंडिंग सुपरचार्जर फॉर द इंजन यूज इन एरोप्लेन्स एंड सबमरीन। इन्होंने कहा है कि एरोप्लेन और सबमरीन में हम लोग क्या करते हैं, इंजन को सुपरचार्ज करते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पहला आंसर दिया है मोर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हाँ तो ये सही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अधिक हो जाएगी। बेटर कंबसन अच्छा हो जाएगा क्योंकि एयर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। इंक्रीज्ड पावर आउटपुट भी अधिक होगा। तो हाँ ये सही हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट सही हो गया। दूसरा इनका हायर पीक प्रेशर, देखिए इससे क्या है, पीक प्रेशर तो हायर प्राप्त होगा। दूसरा दिया इंक्रीज टेम्परेचर भी अधिक प्राप्त होगा। स्मॉलर साइज गलत लिख दिया इन्होंने, क्यों गलत लिख दिया, देखिए जब हम सुपर चार्जिंग कर रहे होते हैं तो सुपर चार्जिंग उस पीक प्रेशर को बियर करने के लिए, उससे संबंधित काम चलाने के लिए जो हमको इंजन होगा, इंजन के साइज को बड़ा, इसके लिए हमको अधिक हैवी बियरिंग की आवश्यकता होगी या फिर हमको हैवी इंजन कंपोनेंट लगाने होंगे। तो ये साइज उसका स्मॉलर नहीं लगेगा, साइज उसका बिगर हो जाता है। इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, ठीक। तो इसका आंसर है 1 ओनली, केवल क्योंकि पहला कथन ही सिर्फ सही है, ठीक फ्रेंड्स।
तो इस पार्ट के लिए इतना ही। तो ये थे आईसी इंजन संबंधित क्वेश्चन थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो में आपको कुछ पूछना हो या किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है इस क्वेश्चन के PDF, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस लिंक की सहायता से इसके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। वो एक क्वेश्चन बैंक का भी लिंक है, उस क्वेश्चन बैंक पे जाकर के आप अनेक प्रकार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर का संग्रह है, वहाँ पे भी आपका उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो UPRVNL की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहें, यहाँ की जॉब, सैलरी, वर्क कैसे होता है, HRA क्या होता है, ये सब कितना जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अब उसके भी हिंदी के भी लेक्चर्स मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप ये देखते रहिए, और किसी भी प्रकार के डाउट है तो क्लियर करने के लिए तुरंत हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।